सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं वेक्टर के अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट मजेदार जायकेदार लज्जतदार कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बच्चों, वेक्टर में एडिशन का मतलब होता है उनका रिजल्टेंट। जैसे दो वेक्टर को अगर आपने वेक्टर मेथड से ऐड कर दिया, मतलब आपने उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब जैसे फिजिक्स में आप वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके पढ़ते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो मैथ्स में पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग केवल यहां पर ट्रायंगल लॉ सीखते हैं, है ना। पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी, ट्रायंगल लॉ की जरूरत यहां बहुत ज्यादा पड़ती है। हर दिन ट्रायंगल लॉ करीब करीब यहां यूज होता है, तो ट्रायंगल लॉ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रायंगल लॉ, देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों का हमें एडिशन करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ध्यान दो, एडिशन का मतलब ही वेक्टर में रिजल्टेंट होता है बेटा। देखो इसका तरीका ये होता है कि इसे वेक्टर ए आपने यहां रखा, अब जहां पर ये वेक्टर ए खत्म हुआ है वहीं पर वेक्टर बी को रख दिया। अब देखो हमने क्या किया, इस वेक्टर बी को हम ट्रांसलेट करके यहां पर ले आए, है ना। रोटेट नहीं किया, ट्रांसलेट खिसका करके यहां पर ले आए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्या किसी वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखो ध्यान दो, मैं तुमको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है, वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्री वेक्टर्स और एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर दो टाइप के होते हैं, फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। देखो ध्यान दो, फ्री वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी स्पेशल पॉइंट से ना पास हो, और लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी स्पेशल पॉइंट से पास हो। जैसे कि मान लो मैंने एक पॉइंट P ले लिया और मैंने कहा इस पॉइंट P पर एक फोर्स लगा हुआ है F मान लीजिए एक फोर्स लगा हुआ है, फोर्स का मतलब एक वेक्टर। तो चूंकि ये फोर्स किसी पॉइंट P पर लगा हुआ है, तो अब आप इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकलाइज्ड हो गया। किसी स्पेशल पॉइंट से पास होगा तो वेक्टर लोकलाइज्ड हो गया, अब आप इसको ट्रांसलेट करके कहीं और नहीं ले जा सकते। बस समझे, तो ये लोकलाइज्ड हो गया, इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अच्छा, फ्री वेक्टर, जैसे कि मैंने कहा मान लो एक फोर्स F है और वो पूरब की डायरेक्शन में लगा है, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में लगा है। मान लो एक फोर्स F है, वो ईस्ट की डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब देखो अगर आप इसी के इक्वल एक वेक्टर यहां बना लोगे तो ये भी डायरेक्शन ऑफ ईस्ट हो गई, ये भी पूरब की डायरेक्शन हो गई। तो ये भी पूरब की दिशा में लगा है, ये पूरब की दिशा में लगा है। एक और वेक्टर बना लिया इसी के बराबर, ये भी पूरब की डायरेक्शन में लगा हो गया। तो मतलब देखो ये जो वेक्टर है ये फ्री वेक्टर थे, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई फोर्स है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो यहां भी ईस्ट है, यहां भी ईस्ट है, यहां भी ईस्ट है, यहां भी हर जगह ईस्ट है। बस आप उसको रोटेट ना करें, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर चूंकि फ्री वेक्टर थे इसलिए आपने इनको ट्रांसलेट कर लिया, है ना। तो फ्री वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट नहीं, रोटेट किसी वेक्टर को नहीं कर सकते। और लोकलाइज्ड वेक्टर को आप ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते, है ना। तो देखो लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब दैट वेक्टर्स, ठीक है, विच पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे वेक्टर जो किसी फिक्स पॉइंट से पास होंगे उन्हें हम कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, है ना। और फ्री वेक्टर्स नॉट पास थ्रू एनी फिक्स्ड पॉइंट, ये वेक्टर किसी भी फिक्स पॉइंट से पास नहीं करते और इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैन बी ट्रांसलेटेड। इनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं लेकिन इनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये किसी फिक्स पॉइंट से पास करते हैं, ध्यान रखना हमेशा।
तो जनरली हम जो वेक्टर लेते हैं बेटा वो फ्री वेक्टर होते हैं, क्योंकि देखो एक वेक्टर ए है, ये फ्री है, इसको उठा के यहां लगा दिया तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। अब जैसे कि मान लो अगर ये पॉइंट ए पर लगा होता, ये पॉइंट बी पर लगा होता, लोकेलाइज होते, तो अगर लोकेलाइज होते इसको उठाकर आप यहां ला ही नहीं पाते और इन दोनों का सम नहीं निकल पाता, इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकल पाता। मतलब अगर दो वेक्टर लोकेलाइज्ड हैं और अलग अलग पॉइंट्स पर लगे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते, है ना। वेक्टर का रिजल्टेंट तभी निकलेगा जब कम से कम एक वेक्टर फ्री होगा। जैसे मान लो ये ए है, इसको उठाकर यहां लगाएंगे तभी तो आप उसका रिजल्टेंट निकाल पाएंगे, है ना। अगर वेक्टर लोकेलाइज्ड हो गए तो उनका आप रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। अगर वेक्टर अलग अलग पॉइंट पर लगे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट आप नहीं निकाल सकते। जैसे कि मान लो एक फोर्स मैं इस बोर्ड पर लगा दूं और एक फोर्स इस कैमरे पर लगा दूं, तो दोनों का रिजल्टेंट थोड़ी निकल सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर लगे हुए हैं। फोर्सेस का रिजल्टेंट तभी निकलेगा जब फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लगे हों। बात समझे ना। तो इसीलिए क्योंकि उनका आप रिजल्टेंट तभी निकाल पाएंगे जब इसको ट्रांसलेट कर पाए। तो मतलब ज्यादातर आप जो वेक्टर पढ़ते हैं वो फ्री ही होते हैं, जिससे उनको ट्रांसलेट किया जा सके, और ट्रांसलेट करने से ही बहुत सारी हमारी समस्याएं हल होती हैं। अदरवाइज अगर हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए तो बहुत सी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो मैंने ये माना कि ये वेक्टर फ्री है और इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, फ्री वेक्टर का मतलब जो किसी स्पेशल पॉइंट से पास ना हो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लोकेलाइज्ड वेक्टर का मतलब जो किसी स्पेशल पॉइंट से पास होगा उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और हाँ, रोटेट किसी भी वेक्टर को नहीं कर सकते, चाहे वो फ्री क्यों ना हो। रोटेट कर दोगे वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था इक्वल वेक्टर, जैसे ये वेक्टर बी है तो देखो ये इसी के बराबर है, डायरेक्शन सेम है, तो ये इसके इक्वल वेक्टर हो गया। अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, रोटेट कर दिया, तो फिर वेक्टर इक्वल थोड़ी होगा। तो रोटेट आप किसी वेक्टर को नहीं कर सकते, ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी फ्री वेक्टर को। लिखो जल्दी बच्चों, ध्यान से जरा इसको पहले। देखो अब जैसे मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों वेक्टर का हमको सम चाहिए, इन दोनों वेक्टर का हमको रिजल्टेंट चाहिए। तो ये हो गया हमारा, देखो यहां पर ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब अगर हम इसको इससे मिला देंगे तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। मान लो जैसे ये O है, ये A है, ये B है। तो एक्चुअली जो OB वेक्टर है वो क्या हो गया, A प्लस बी, और ये जो A वेक्टर है ये क्या है, ये है OA वेक्टर, और जो B वेक्टर है ये क्या है, ये है AB वेक्टर। तो देखो बच्चों, ये जो हमने सब अभी किया कि वेक्टर ए को खिसकाया, ये किया वो किया, ये सब बेकार चीजें हैं, ये सब बेकार चीजें। असली चीज जो निकली वो देखो ये निकली, ये असली चीज निकली, इसका यूज करना है। मतलब देखो समझो, जैसे आप ए और बी की कहानी भूल जाइए। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हमें ओ बी चाहिए तो कैसे मिला, ओ ए प्लस ए बी। जैसे कि मान लो अगर हम एक ट्रायंगल बना लें, कोई भी ट्रायंगल बना लिया, मान लो मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिया, मान लो मैंने कोई ट्रायंगल, मान लो मैंने एबीसी बना लिया। अब मान लो इस ट्रायंगल एबीसी में अगर मुझे एसी वेक्टर चाहिए, एसी वेक्टर, तो ए से सी तक जाना है। देखो तो ए से सी तक जाने का एक रास्ता डायरेक्ट है जो यहां लिख दिया मैंने, एक रास्ता इधर से है ए बी प्लस बी सी। तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी। मतलब किसी भी ट्रायंगल में हम ऐसा लिख सकते हैं, समझो ध्यान से, ये मानते हुए कि ये एसी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर है। बस समझे। देखो जैसे मान लो अगर मुझे ए बी वेक्टर चाहिए होता तो ए से बी जाने का एक रास्ता ये डायरेक्ट है, और दूसरा रास्ता कौन सा है, दूसरा रास्ता देखो ये वाला है। तो ए से पहले सी जाएंगे, फिर सी से बी जाएंगे, है ना। तो ए से बी ये लिख दिया, ए से सी यानी ए सी, और प्लस सी से बी यानी कि सी बी। तो देखो ये हो गया। मतलब
AC वेक्टर और CB वेक्टर का रिजल्टेंट AB वेक्टर है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर का रिजल्टेंट AC वेक्टर है। बस समझे, बस समझे, लिखो इसको, लिखो जरा, देखो देखो इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि ये बेकार चीज है, इससे कुछ नहीं होने वाला। असली चीज देखो ये हम यहां पर सीख रहे हैं, ये असली चीज देखो यहां पर हम सीख रहे हैं जो हर जगह काम आएगा। देखो मान लो मुझे CB वेक्टर लिखना है, CB कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, CB लिखना, तो C से B जाना, तो C से B जाने का तरीका क्या होगा, C से A जाओ, A से B जाओ, तो क्या हो गया देखो ये CA और प्लस AB, देखो CB हो गया, C से B जाना है CA प्लस AB, ठीक है। देखो जैसे समझो इस वाले रूल से CB निकालें तो क्या होगा, AC उधर जाएगा तो AB माइनस AC। अब देखो समझो AB माइनस AC को उल्टा करें CA तो प्लस हो जाएगा, प्लस CA। मैंने बताया था कि अगर AB वेक्टर है इसको BA करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या BA बराबर माइनस AB लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो देखो CB बराबर क्या हुआ, AB प्लस CA, देखो वही तो लिखा है ये, देखो वही तो है ये। CB बराबर क्या हो गया, देखो C बराबर क्या हो गया, AB प्लस CA, देखो वही यहां लिखा। तो कोई भी वेक्टर आप ट्रायंगल में निकाल सकते हो, किसी भी ट्रायंगल में कुछ भी निकालिए, कैसे भी निकालिए, जो है ना, एक को आप दूसरे के टर्म में निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे BA लिखना है यहां से, तो लिखो, देखो BA लिखना है तो B से A तक जाओ, कैसे जाओगे, इधर से जाओ, तो कैसे जाओगे, B से C जाओगे फिर C से A जाओगे, तो हो गया BC और प्लस क्या हो गया CA। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ और कुछ नहीं। एक वेक्टर को बाकी दोनों के टर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट ये है, दो का सम तीसरा वेक्टर है, मतलब दो का रिजल्टेंट वो तीसरा वेक्टर है। ये होता है ट्रायंगल लॉ, इसको ध्यान रखिए। और देखो बेटा ट्रायंगल लॉ ही नहीं, इसी से एक पॉलीगन लॉ बन जाता है, इसको लिखो, ये ट्रायंगल लॉ है, इसको लिखो। तो ट्रायंगल लॉ से ही एक बन जाता है पॉलीगन लॉ, मतलब कई सारे अगर डायग्राम बना दिए गया, हमने एक पॉलीगन बना लिया, देखो इसी से हम बना सकते हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ देखो कैसे, मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, मान लीजिए ये ABCDE, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। देखो अब मान लो मुझे AD चाहिए, AD चाहिए मान लो, तो कैसे भी निकालो, जैसे A से D आप डायरेक्ट पहुंच गए, वो देखो यहां लिख दिया, A से D डायरेक्ट पहुंच गए, वो देखो यहां लिख दिया। अब A से D जाने का दूसरा रास्ता क्या है, देखो ये हो सकता ABBCCD, देखो इसको लिख दो AB प्लस BC और प्लस CD, तो इन तीनों का रिजल्टेंट ये हो गया। अब देखो हम AD को ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर से जाओ AE प्लस ED, AE प्लस ED ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हम AD को ऐसे भी लिख सकते हैं, A से D जाना, A से B जाए, B से D पहुंच जाए, A से B जाए और B से D पहुंच जाए। देखो हम मान लो AD ऐसे लिखें, A से B जाए AB, फिर हम B से E जाए तो BE, और फिर हम E से D पहुंच जाए तो ED। बस समझे, ये है देखो पॉलीगन लॉ। आपको A से D पहुंचना है, बस किसी भी रास्ते से पहुंचो, A से B, B से C, C से D, A से B, B से E, E से D, A से E, E से D, कैसे ही पहुंचो, A से C, C से D, वो भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, AD को ऐसे भी लिख सकते हैं, A से C प्लस C से D, किसी को भी लिख लो, कोई भी लिख लो। मान लो AD हटा, मान लो मुझे AB चाहिए, देखो AB, A से B जाना है, A से B जाना है, पहुंचो AE
प्लस ईडी प्लस डीसी और प्लस सीबी, बस ये हो गया देखो ए बी, है ना। ए से बी जाना है, ए ई ई डी डी सी सी बी, देखो ए से बी जाना है, ऐसा करो ए ई प्लस ई डी और प्लस डी बी, बात समझे। तो बस यही होता है पॉलीगन लॉ, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ सीख लिया, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमको हर जगह। बड़ा आसान है, बस एक रास्ता डायरेक्ट हो गया, दूसरा रास्ता कहीं से भी घूम कर आ जाओ। एक रास्ता डायरेक्ट, दूसरा कहीं से भी घूम के आ जाओ, दोनों हमेशा बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर दो और कुछ नहीं करना। एक रास्ता डायरेक्ट, एक रास्ता कहीं से भी घूम के आओ, उसको बराबर कर दो, बस समझ लो दोनों बराबर हो गए। लिखो जल्दी इसको। देखो बच्चों समझो, जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये मैंने समझाया था आपको पिछले वीडियो में। और यहां से वेक्टर ए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए कैप। देखो जैसे क्या होता है बेटा, हम जो डायमेंशन पढ़ते हैं ये 3 डायमेंशन होता है, 3D। हालांकि 3D हमको आगे पढ़ना है, लेकिन वेक्टर 3D बहुत मिले जुले हैं, थोड़ा सा इसमें 3D का यूज होता है वेक्टर, बहुत थोड़ा सा। मतलब आपने इतना पढ़ा होगा कि 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देखो जैसे ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। हम लोग डिटेल से इसको पढ़ेंगे 3D में भी, बस इतना भी समझ लो आप। और अगर आपको अभी डिटेल से पढ़ना है तो 3D का पहला वीडियो देख लो, 3D में प्लेलिस्ट है पूरी 3D की, उसका पहला वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए तो आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा। हालांकि जरूरत नहीं है, जब 3D पे जाएंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा समझ लो आप कि जैसे ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, वाई है, जेड, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि कमरे का कोना होता है ना, कोना, कोने में देखो 3 लाइनें निकलती हैं, तीनों आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। हम तीनों आपस में कैसी होती है बेटा, परपेंडिकुलर हमेशा। तो ये 3 एक्सिस है, क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर, है ना। अब देखो मतलब कुछ इस प्रकार से है ये, कुछ इस प्रकार देखो है ये, देखो ये कुछ इस प्रकार है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो कुछ इस प्रकार ही है, तीनों आपस में दो कैसी है, परपेंडिकुलर। अरे आप पढ़ते हो ना यार, उसमें ऑर्गेनिक में आप यही सब तो पढ़ते रहते हो, और क्या करते हो ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना, कार्बन का स्ट्रक्चर वगैरह ये सब तो करते हो ऑर्गेनिक में, और क्या करते हो। ठीक है, चलो खैर अब आप समझो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई कैप माना जाता है। देखो ध्यान दो, जब केवल 2 एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स को इधर लेते हैं और वाई को इधर लेते हैं, लेकिन जब 3 एक्सिस की बात करते हैं तो इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, इधर जेड होता है, ध्यान रखना हमेशा। अभी 3D हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा मैंने बता दिया, जरूरत है चूंकि यहां पर इसकी। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर माना जाता है आई कैप, वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर माना जाता है जे कैप, और जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर माना जाता है के कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है आई कैप, वाई के अलॉन्ग होता है जे कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, बोलो के कैप। ये होते हैं हमारे 3 यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, इसको याद रखना है। देखो जैसे कि मान लो अगर हम 2 एक्सिस की बात करें, ठीक है, तो एक्चुअली ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, इसलिए इनके मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होंगे। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी 1 और के कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलो 1 होगा। ठीक है, देखो जैसे अगर मान लो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें, यहां पर एक पॉइंट P ले लें 2,3 मान लो, और ये ओरिजिन ले लें,
तो अब देखो बेटा क्या होगा, ये हम लोग जानते हैं ऐसे करके कि ये डिस्टेंस 2 होता है और ये डिस्टेंस कितना होता है, 3 होता है। मान लो ये पॉइंट हमारा ए है, ओ को पी से मिला दिया, ओ को पी से मिला दिया, तो देखो इस ओपी वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्यों कहा, जो भी वेक्टर ओरिजिन से लिया जाएगा वो हमेशा पोजीशन वेक्टर होता है, याद रखो। मतलब ये इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अगर आपने कहीं भी ओरिजिन मान लिया तो अगर आप किसी भी पॉइंट से, ओरिजिन से आप किसी भी पॉइंट तक जाओगे तो वो उस पॉइंट का हमेशा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ओ से पी, मान लो यहां पॉइंट क्यू है, ओ क्यू, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर, देखो जैसे ये पॉइंट ए है तो ओ ए क्या हो गया, ए का पोजीशन वेक्टर, है ना। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाना और कुछ नहीं, उस पॉइंट की पोजीशन बताने वाला वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो अब देखो ये जो हमने पढ़ा भी हम लोगों ने ट्रायंगल नाउ, तो ओपी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखो ओपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ ए और प्लस ए पी। अभी मैंने बताया आपको, देखो ट्रायंगल बन गया ना ये, देखो ये ट्रायंगल बन गया, तो ओपी वेक्टर क्या होगा, ओ ए प्लस ए पी। ओ से पी तक जाना तो ओ से ए गए, ए से पी गए, ठीक है। अब देखो ये जो ओ ए वेक्टर है ना, वेक्टर देखो ये लेंथ है, और हमने देखा अभी कि लेंथ को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। तो वही देखो यहां पर भी है, ये एक लेंथ है, इस लेंथ को यूनिट वेक्टर, देखो एक्स एक्सिस के नाम यूनिट वेक्टर क्या होता, आई कैप। तो जैसे जो हमारा ओ ए वेक्टर है, देखो ये बन जाएगा 2 इंटू आई कैप, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ को उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब बेटा, हर दिन यूज होने वाली बातें हैं। मैथ्स तो मैथ्स, फिजिक्स में भी ये बातें बहुत यूज होती हैं। अगर तुमने वेक्टर को अच्छे से मैथ्स में पढ़ लिया ना, तुम्हारे फिजिक्स के भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से फिजिक्स में भी जब भी वेक्टर आएगा तुम्हें वेक्टर से प्यार हो जाएगा, तुम्हें वेक्टर से इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, तुम वेक्टर को कभी भूल नहीं पाओगे, तुम वेक्टर को कभी छोड़ नहीं पाओगे। तो मैथ्स में वेक्टर को जरा ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो तो ओ ए वेक्टर चाहिए, तो 2 है डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, तो 2 इंटू आई कैप। अब देखो अगर हमें एपी वेक्टर चाहिए, एपी वेक्टर देखो ये डिस्टेंस है 3 और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। देखो ध्यान रखना, इधर होगा आई कैप, अगर अपोजिट जाएंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ऊपर जाएंगे तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन है ये। एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई के लॉन्ग जे कैप, जेड के लॉन्ग के कैप होता है। अगर खाली 2 एक्सिस बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, तो हमेशा एक्स को इधर लेते हैं, वाई को यहां लेते हैं। अगर 3 एक्सिस बनाते हैं तो इधर एक्स आएगा, इधर वाई आएगा, इधर जेड है। ये एक्स डायरेक्शन है, इधर यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, इसके पीछे जाएंगे तो माइनस आई कैप, इधर वाई है तो यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, इसके अपोजिट जाएंगे तो माइनस जे कैप। बस समझे। तो देखो जो एपी वेक्टर होगा वो हो जाएगा 3 इंटू जे कैप, बात समझे। तो देखो यहां से ओपी वेक्टर क्या हो गया, ओ ए यानी कि 2 आई कैप और प्लस एपी यानी कि 3 जे कैप। देखो ये हमारा हो गया ओपी वेक्टर, बात समझे। तो देखो ध्यान दो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये सब बिना किए। अब ये सब बातें भूल जाइए, बस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आई जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर। और एक बात ध्यान दो, अगर हम ओपी का लेंथ निकालना चाहें यानी उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, देखो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर।
मतलब जैसे ये वेक्टर मालूम है, इसका लेंथ चाहिए तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। हमेशा जो चीज 2D में है वही 3D में है एग्जैक्टली, कोई अंतर नहीं। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है। और अगर पोजीशन वेक्टर मालूम होगा और आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए, मतलब आई जे के कोफिशिएंट ले लिए, तो क्या मिल जाएंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो जैसे समझो, इसको लिखो जरा पहले ध्यान से, इसको लिखो। जैसे कि मान लो अगर हम 3D में आ जाए, मान लो 3D में कोई पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट है -2 3 4। मान लो 3D में क्या होगा, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे यहां 2 होते हैं 3D में 3 होंगे। तो अगर हमें इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो बड़ा आसान है, -2i कैप 3j कैप और 4k कैप, बात खत्म हो गई। ये दोनों रिलेशन ध्यान रखो, कोऑर्डिनेट से बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, और अगर पोजीशन वेक्टर होता तो उससे कोऑर्डिनेट मिल जाते। मान लो एक पॉइंट Q है और इसके कोऑर्डिनेट है -3 -4 और 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर मतलब OQ वेक्टर, OQ वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। PV का मतलब पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो OQ वेक्टर देखो क्या हो गया, -3i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 2k कैप। याद कर लो, i j k से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। और अगर पोजीशन वेक्टर दिया होगा तो i j k के कोफिशिएंट लोगे तो आपको पॉइंट Q मिल जाएगा, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा। और देखो जैसे अगर हमें OQ डिस्टेंस चाहिए, OQ डिस्टेंस, तो क्या होगा, अंडर रूट। देखो अगर आपको OQ डिस्टेंस चाहिए तो OQ का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होगा, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, हमेशा। तो मतलब ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका भी होता है कि कोई भी वेक्टर अगर आई जे के में दिया है, आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो हमेशा ऐसे मतलब उसकी लेंथ अगर चाहिए तो हमेशा आप ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर में। जैसे कि मान लो अगर आपको ओपी की मैग्नीट्यूड चाहिए तो ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट +3 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट +4 का स्क्वायर। बात समझे। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, और उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर वेक्टर आई जे के में दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वेक्टर अगर आई जे के में दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखो हमेशा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, हर दिन इसका यूज होगा। और बाकी 3D को हम 3D में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर वेक्टर 3D आपस में मिलेगा। लिखो पहले इसको ध्यान से जरा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। तो समझे बच्चों, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा हम निकाल सकते हैं। देखो समझो एक और बात, जैसे कि मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन कहीं भी हो सकता है। ये वेक्टर है ओ बी, यानी इसका पोजीशन वेक्टर बी का, ये वेक्टर है ओ ए, यानी ए का पोजीशन वेक्टर।
तो ओ ए वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। ये है ओ बी वेक्टर यानी कि बी वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। बस समझे। जैसे कि मान लो अगर हमें ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ए से बी जाना है, तो मैंने बताया वही ट्रायंगल लो, ए से बी जाना है तो क्या होगा बोलो, ए से बी जाना है तो क्या होगा बोलो, ए से ओ जाओ, ए ओ, और प्लस ओ से बी जाओ, ओ बी, ट्रायंगल लो। अरे भाई ट्रायंगल लो, अभी जो पढ़ा हमने कि ए से बी जाना है, समझो ये पॉइंट ए है ना, तो ए से बी जाना तो कैसे जाएंगे, ए ओ प्लस ओ बी। देखो ओ बी तो ओ बी रहने दो, ए ओ को लिख सकते हैं माइनस ओ ए, माइनस ओ ए, तो ये क्या हो गया माइनस का ओ ए, ठीक है। तो ओ बी क्या है बोलो, बी वेक्टर, ओ ए क्या है बोलो, ए वेक्टर, तो देखो ये आ गया ए बी वेक्टर। तो इसी को तुम फिजिक्स में एक फार्मूले की तरह याद करते हो कि जैसे ए बी वेक्टर चाहिए तो पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। इसी को तुम फिजिक्स में एक रूल की तरह याद कर लेते हो, क्या कि ए बी वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये कुछ नहीं है, इसको एक फार्मूला ना माने तो अच्छा है, एक प्रकार का ट्रायंगल लॉ है और कुछ नहीं, कि ए से बी जाना है तो पहले ए से ओ गए फिर ओ से बी गए, ए ओ को सम कर दिया ओ बी में। चूंकि हमें ओ ए मालूम है तो इसीलिए ए ओ को माइनस ओ ए लिख लिया, है ना, क्योंकि हमें ओ ए मालूम है ना ए, और ओ बी मालूम है बी, तो इसलिए ए ओ को माइनस ओ ए लिख सकते हैं। वेक्टर का डायरेक्शन बदलोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये अपने आप में एक फार्मूला बन गया। हमेशा याद रख, याद मतलब फार्मूला क्या है, ट्रायंगल लॉ से निकला हुआ ये एक रिजल्ट है और कुछ नहीं। लिखो जल्दी इसको। तो बच्चों इस वीडियो में हमने कुछ बेहतरीन शानदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा, हालांकि कोलिनियर वेक्टर इस वीडियो में हम नहीं सीख पाए, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं भूमिका बना रहा हूं। पहले भाई कोलिनियर वेक्टर सीखने के लिए पहले कुछ बेसिक आने चाहिए ना, तो ये बेसिक चीजें अभी हम लोगों ने सीखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन यूज होने वाली चीजें हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।